दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की NCERT। हम लोग पाठ 11 राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति और उनके कुछ वंशों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे राजपूतकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजपूतकालीन समाज में सबसे पहले आज हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे कि राजपूतों की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। तो राजपूतकालीन समाज में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। सामंती व्यवस्था क्या थी? ये सामंती व्यवस्था इस प्रकार थी, जैसे इसमें सामंत राजा जो हुआ करते थे, वे प्रत्येक वर्ष किसी निश्चित आय को एक अधिपति को दे दिया करते थे। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित, मतलब इसमें जो सामंत राजा हुआ करते थे, वे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय को अधिपति को दे दिया करते थे। इसके बाद ग्राम पंचायत, राजपूतकालीन समाज में ग्राम पंचायत भी देखने को मिलती थी, जो गांवों में हुआ करती थी। और साथ ही मौर्यों के समय की पंचायती राज व्यवस्था राजपूतकालीन समाज तक चल रही थी। राजपूत काल के समय की जो पंचायती राज व्यवस्था थी, वो राजपूत काल के समय तक चल रही थी। और इसके साथ ही शासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ थी। राजपूतों में शासन करने की क्षमता का बहुत अत्यधिक धीरे धीरे विकास हो चुका था। इसके बाद हम लोग सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था, जो राजपूत काल था, उसमें योद्धा एवं शासक वर्ग बहुत ही ज्यादा मुख्य थे। इस काल में, राजपूत काल में, योद्धा वर्ग एवं शासकों का वर्ग बहुत ही ज्यादा मुख्य था, जिसमें राजपूतों में साहस एवं आत्मसम्मान का भाव बहुत ही ज्यादा था। जो राजपूत वर्ग थे, उनमें आत्मसम्मान का और साहस का भाव बहुत ही ज्यादा अत्यधिक था। और इसके साथ ही इनमें प्राण जाए पर वचन न जाए, इन भावनाओं का भी विकास हो चुका था। और उनकी गुण गाथाएं भी गाई जा रही थी राजपूतों की। इसके बाद ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों का स्थान उच्च ही था। बाल विवाह और सती प्रथा, इनका प्रचलन था। राजपूत काल में बाल विवाह एवं सती प्रथा, इन सबका प्रचलन था। और इसके साथ ही विधवा विवाह ये वर्जित थे, अर्थात मना था। अर्थात एक बार स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो उसका फिर दोबारा से विवाह नहीं हो सकता। राजपूत काल में ये सारी चीजों का प्रचलन था। महिलाओं को भी सामान्य अधिकार प्राप्त थे। इन्हें संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था। और वर्ण व्यवस्था जो थी, वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी थी, जिससे कि लोगों की मानसिक सोच बहुत ही ज्यादा संकुचित हो गई थी, यानी कि अर्थात छोटी हो गई थी। जो धनी लोग थे, वे बहुत ही ज्यादा कीमती वस्त्र, आभूषण इत्यादि ग्रहण करते थे, और सामान्य लोग सामान्य। और इसके साथ ही जो जनसाधारण थी, उनकी वेशभूषा बहुत ही ज्यादा साधारण थी। ये थी इन लोगों की राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग राजपूत काल की कला के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूत काल में कला किस प्रकार की थी? राजपूत शासकों ने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजपूत शासकों ने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग का निर्माण कराया, राजभवन का, मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। जैसे कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये राजपूत शासकों की ही बहुत बड़ी देन है। इसके बाद चंदेल जो राजा थे, चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर बनवाए थे। बहुत सारे मंदिर बनवाए थे जो शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकरों को समर्पित थे। इनमें से जो कुछ प्रमुख थे, जैसे कि खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, प्रमुख मंदिर था। और ये सब जितने भी मंदिर चंदेल
राजाओं ने बनवाए हैं वे सभी मंदिर पीले बलुआ पत्थर में बनाए गए थे। इसके साथ ही कोणार्क सूर्य मंदिर ये गंग वंश के नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिम्हा फर्स्ट ने कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था जो गंग वंश का शासक था। इसके बाद हम लोग राजपूत कालीन शिक्षा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूत काल में जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा आश्रमों में, पाठशालाओं में एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी और इस समय शिक्षा के बहुत सारे केंद्र स्थापित हो चुके थे, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारा नगरी ये सब प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। उस समय के राजपूत काल में ये सारे शिक्षा के केंद्र थे। इसी काल में बहुत सारे नाटक, ग्रंथ, काव्य भी लिखे गए थे। बहुत सारे नाटक, काव्य ये सब लिखे गए थे, जैसे कि राजशेखर का बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध ये एक नाटक है, कल्हड़ का राज तरंगिणी और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, जयदेव का गीत गोविंद ये काव्य है, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज लाशो ये कुछ नाटक है। ये जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया है और इस समय बहुत सारी भाषाओं का भी विकास हुआ था, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि इन सब भाषाओं में भी बहुत सारी ग्रंथों की रचना की गई थी। जैसे कि पृथ्वीराज लाशो ये वीर गाथा है, ये वीर गाथा का काव्य जिसे हिंदी में लिखा गया था। इसके बाद मंदिर निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो राजपूत काल था इसमें मंदिर निर्माण की मुख्यतः दो प्रकार की शैलियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। जो उत्तर भारत में प्रचलित थी उसे बोलते थे नागर शैली। उत्तर भारत में प्रचलित शैली को नागर शैली बोलते थे और जो दक्षिण भारत में प्रचलित शैली थी उसे द्रविड़ शैली बोला जाता था। और इन दोनों मंदिरों में बहुत अंतर भी पाया गया था और इनके अंदर को उनकी शिखरों से पहचाना गया। जैसे कि जो नागर शैली के मंदिर हुआ करते थे, जो उनके जो शिखर हुआ करते थे, उनके जो शिखर होते थे उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। जैसे कि अगर कोई मंदिर है, उत्तर भारत का मंदिर हुआ है, तो इसके ऊपर जो मीनार हुआ करती थी वो टेढ़ी रेखाओं से बनी होती थी। टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। मध्य में खुला रहता था और ऊपर आके एक बिंदु पर समाप्त हो जाता था। जैसे कि जो लिंगराज का मंदिर या फिर भुवनेश्वर का मंदिर ये उत्तर शैली में निर्मित मंदिर था। इसके बाद था दक्षिण भारतीय, जो दक्षिण में प्रचलित मंदिर था जिसे हम द्रविड़ शैली का मंदिर कहते हैं। वो भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे। जो दक्षिण वाला मंदिर है द्रविड़ शैली का, वो पिरामिड की तरह दिखता था जिसमें कई खंड होते थे और प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा रहता था। अर्थात जो नीचे का खंड था वो बड़ा, उससे ऊपर उससे छोटा, उससे ऊपर उससे भी छोटा। जैसे कि वो जैसे जैसे ऊपर जाता था वैसे वैसे उसका आकार छोटा होता जाता था और गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत में जो मंदिर मिले हैं उसमें स्तंभों का बहुत ही ज्यादा प्रमुख स्थान दिया गया, जबकि ऐसा उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद मंदिरों को बनाने के लिए जो कारीगर जो होते थे वो पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का घोल का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर चढ़ाते थे जिससे वे कई वर्षों तक टिके रहते थे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों वर्षों तक टिके हुए रहते थे। और ये थे राजपूत कालीन मंदिर निर्माण शैलियों की विशेषताएं। तो एक बार हम आपका फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो आज हम लोग
राजपूतकालीन समाज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले शासन व्यवस्था पढ़ा। तो राजपूतकालीन शासन व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था क्या थी? इसमें जो सामंत राजा हुआ करते थे वे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय को अधिपति को दे दिया करते थे। इसके बाद ग्राम पंचायत भी हुआ करती थी। ग्राम पंचायत में ग्राम की समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत रखा जाता था। इसमें राजनीतिक ये जो ग्राम पंचायत होती थी इसमें राजनीति से दूर रहा करता था। इसके बाद मौर्यों के समय में पंचायती राज व्यवस्था, जो मौर्यों के समय की पंचायती राज व्यवस्था थी वो इस समय भी कायम थी। मौर्यों के समय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी जो राजपूत काल तक प्रचलन में थी। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था राजपूत काल की कैसी थी? इसमें योद्धा एवं शासक वर्ग बहुत ही ज्यादा प्रमुख थे। राजपूतों में भी बहुत साहस एवं आत्मसम्मान का भाव देखने को मिलता था। इनमें प्राण जाए पर वचन न जाए ऐसी भावना देखने को मिलती थी। ब्राह्मणों का स्थान बहुत ही ज्यादा उच्च था। बाल विवाह, सती प्रथा इनका प्रचलन था। साथ ही विधवा पुनर्विवाह था, विधवाओं को फिर से विवाह कराना ये वर्जित था, मना था। महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त थे। साथ ही संपत्ति का भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो चुकी थी, जिससे लोगों की सोच भी बहुत संकुचित हो गई थी, अर्थात सिकुड़ गई थी। कला, राजपूतकालीन कला कैसी थी? राजपूत शासकों ने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन, मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चंदेल राजाओं ने क्या बनवाया था? जैसे चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रमुख था, जिसे और ये सारे मंदिर जो भी बने हुए थे वो पीले बलुआ पत्थर में बनाए गए थे। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर, ये गंग वंश के नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था और इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, उसका आकार रथ के आकार का था। कोणार्क सूर्य मंदिर रथ के आकार का था, जिसमें 12 पहिए लगे हुए थे और 7 घोड़े इसे खींच रहे थे। इसके बाद शिक्षा एवं साहित्य, जो राजपूतकालीन शिक्षा थी, इस समय शिक्षा आश्रम, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारा नगरी, ये सब शिक्षा के बहुत ही प्रमुख केंद्र थे। इसी काल में बहुत सारे नाटक, ग्रंथ, काव्य भी लिखे गए, जिन्हें कई भाषाओं में लिखा गया। राजशेखर का बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, ये शिशुपाल वध नाटक, कल्हड़ का रास तरंगिणी, जयदेव का गीत गोविंद, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये सब प्रमुख ग्रंथ थे या काव्य थे, ये नाटक, ये सब लिखे गए थे उस समय राजपूत काल में। और इसके बाद लास्ट था मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण की 2 प्रमुख शैलियां थी, एक उत्तर भारत में प्रचलित थी और एक दक्षिण भारत में। जो उत्तर भारत में प्रचलित थी वो थी नागर शैली और जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी वो थी द्रविड़ शैली। और दोनों में अंतर हम उनके शिखर के आधार पर हम कर सकते थे। जैसा कि नागर शैली के जो मंदिर के शिखर हुआ करते थे वो कुछ इस तरह से बनाए जाते थे, जिन्हें टेढ़ी रेखाओं के आधार पर ऐसे बनाया जाता था और जो ऊपर आके गोल हुआ करते थे। लेकिन जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे जो नीचे से चौड़े होते थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते थे उनका आकार छोटा होता चला जाता था और इनमें स्तंभ पाए गए थे द्रविड़ शैली में। जबकि उत्तर भारत के जो मंदिर थे जिन्हें नागर शैली के मंदिर कहते हैं, उनमें स्तंभों का अभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार ये राजपूत काल यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।